मैं मंडप में सिर्फ एक शादी तोड़ने गई थी, लेकिन वहाँ दुल्हन की जगह अपना नाम सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा हॉल लोगों से भरा हुआ था। सबकी नज़रें मेरी तरफ थी और मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर मुझे कुछ घंटे पहले किसी ने बताया होता कि आज मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी, तो शायद मैं कभी उस शादी में जाती ही नहीं। मेरा नाम अनन्या था। मैं एक साधारण परिवार की लड़की थी और एक न्यूज़ वेबसाइट में रिपोर्टर का काम करती थी। मेरी ज़िंदगी का एक ही नियम था, सच्चाई के लिए लड़ना, चाहे सामने कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। यही वजह थी कि कई लोग मुझे पसंद भी करते थे और कई लोग मुझसे नफरत भी। एक सुबह ऑफिस पहुंचते ही मेरे एडिटर ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया। अनन्या, तुम्हारे लिए एक खास असाइनमेंट है। मैंने फाइल हाथ में ली। फाइल खोलते ही मेरी भौहें सिकुड़ गई। शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की शादी की खबर थी, लेकिन फाइल के आखिरी पन्ने पर एक शिकायत भी लगी हुई थी। किसी ने आरोप लगाया था कि यह शादी लड़की की मर्जी के खिलाफ हो रही है। एडिटर बोले, हमें पता लगाना है कि सच्चाई क्या है। मैंने तुरंत हाँ कह दी। मुझे नहीं पता था कि यही फैसला मुझे ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ से मेरी ज़िंदगी का नया अध्याय शुरू होगा। अगले 2 दिन मैं जांच में लगी रही। जिस लड़की की शादी होने वाली थी उसका नाम रिया था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके बारे में बहुत कम जानकारी मिल रही थी, जैसे कोई जानबूझकर सारी बातें छिपा रहा हो। जितनी जांच बढ़ती गई, मामला उतना ही संदिग्ध लगता गया। आखिर शादी वाला दिन आ गया। मैं कैमरा और प्रेस कार्ड लेकर होटल पहुंच गई। होटल किसी महल से कम नहीं लग रहा था। चारों तरफ सुरक्षा गार्ड खड़े थे। अंदर शहर के बड़े बड़े लोग मौजूद थे। मैंने किसी तरह मीडिया एंट्री के जरिए अंदर जगह बना ली। मंडप पूरी तरह सज चुका था। दूल्हा स्टेज पर बैठा था। उसका नाम कबीर था, शहर का मशहूर उद्योगपति। लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी, जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबा हो। मैंने कैमरा ऑन किया और लोगों से बात करने लगी। तभी मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वह दुल्हन के कमरे की तरफ से रोते हुए बाहर निकली। मैं तुरंत उसके पीछे गई। रुको, क्या हुआ? वह पहले तो डर गई, फिर बोली, कुछ मत पूछिए, यहाँ सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। इतना कहकर वह भाग गई। अब मेरा शक और बढ़ गया। मैं सीधे दुल्हन के कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन दरवाजे पर 2 गार्ड खड़े थे। उन्होंने मुझे अंदर जाने से रोक दिया। उसी समय मुझे एक खिड़की दिखाई दी जो पीछे के कॉरिडोर में खुलती थी। मैं छुपके से वहां पहुंची, खिड़की से अंदर झांका और जो देखा उसे देखकर मैं हैरान रह गई। कमरे में कोई दुल्हन थी ही नहीं। कमरा पूरी तरह खाली था। मेरे हाथ से कैमरा लगभग गिर गया। दुल्हन कहाँ गई? मैंने खुद से कहा। अचानक पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैं घबराकर पलटी। सामने एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। मैं उन्हें नहीं जानती थी, लेकिन वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। आखिर तुम आ ही गई, मैं हैरान रह गई। आप मुझे जानती हैं? उन्होंने सिर हिलाया। तुम्हें यहाँ आना ही था, लेकिन क्यों? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस मेरा हाथ पकड़कर कहा, चलो, सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। 1 मिनट, आप आखिर हैं कौन? लेकिन उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी। कुछ ही देर बाद मैं मंडप के सामने खड़ी थी। सैकड़ों लोग मुझे देख रहे थे और तभी पंडित जी ने ऊंची आवाज़ में कहा, दुल्हन को मंडप में बुलाइए। अगले ही पल किसी ने मेरे कंधे पर लाल चुन्नी रख दी। मैं सन रह गई, क्योंकि सब लोग मुझे ही दुल्हन समझ रहे थे। मेरे कंधों पर लाल चुन्नी पड़ते ही मैं घबरा गई। ये क्या कर रहे हैं आप लोग?
मैं दुल्हन नहीं हूँ। पूरा हॉल अचानक फुसफुसाहटों से भर गया। मैंने चुनरी तुरंत हटाई और पीछे हट गई। तभी स्टेज पर बैठे कबीर अपनी जगह से उठे। उनकी नज़रें सीधे मुझ पर थीं। उसे छोड़ दीजिए। उनकी आवाज़ सुनते ही सब शांत हो गए। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल कबीर ने जो कहा उसने मुझे और ज़्यादा हैरान कर दिया। अनन्या यहाँ मेहमान बनकर नहीं आई है। मैं अवाक रह गई। मतलब? कबीर कुछ बोल पाते उससे पहले होटल के बाहर अचानक जोरदार शोर सुनाई दिया। कई लोग भागते हुए अंदर आए। एक आदमी चिल्लाया, रिया भाग गई। बाद में पता चला कि रिया पर कुछ लोगों ने दबाव बनाया था और वह शादी का हिस्सा बनकर सिर्फ किसी बड़ी साजिश को छिपाने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। पूरा माहौल अस्त व्यस्त हो गया। मेहमानों के चेहरे पर हैरानी थी। कई लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। मैंने तुरंत कैमरा ऑन किया। एक रिपोर्टर के तौर पर यह बहुत बड़ी खबर थी। लेकिन तभी वही बुजुर्ग महिला मेरे पास आई। अगर सच जानना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। उनकी आंखों में अजीब सा भरोसा था। पता नहीं क्यों मैं उनके पीछे चल दी। वे मुझे होटल के एक पुराने हिस्से में ले गई, जहाँ शायद ही कोई आता हो। एक कमरे के अंदर पहुंचकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर अलमारी से एक पुरानी फाइल निकाली। ये पढ़ो। मैंने फाइल खोली। पहले पन्ने पर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में एक छोटी बच्ची थी। मैंने तस्वीर देखते ही सांस रोक ली, क्योंकि वो बच्ची बिल्कुल मेरी तरह दिख रही थी। ये कौन है? बुजुर्ग महिला की आंखें नम हो गई। तुम। मेरे हाथ कांपने लगे। नहीं, ये संभव नहीं है। उन्होंने गहरी सांस ली। जिस परिवार को तुम अपना परिवार समझती हो, वो तुम्हारा असली परिवार नहीं है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? सच्चाई ये है कि 20 साल पहले एक हादसे में तुम अपने असली परिवार से बिछड़ गई थी। मुझे लगा जैसे मेरे कानों ने गलत सुना हो। आप झूठ बोल रही हैं। काश मैं झूठ बोल रही होती। उन्होंने फाइल के बाकी कागज मेरी तरफ बढ़ा दिए। उनमें पुलिस रिकॉर्ड, अस्पताल की रिपोर्ट और कई पुरानी तस्वीरें थीं। हर सबूत एक ही बात कह रहा था। मैं जिस सच्चाई को अपनी ज़िंदगी समझती थी, वह अधूरी थी। मैं कुर्सी पर बैठ गई। दिमाग सुन पड़ चुका था। लेकिन इसका इस शादी से क्या संबंध है? बुजुर्ग महिला ने जवाब देने के बजाय दीवार पर लगी एक तस्वीर की तरफ इशारा किया। तस्वीर में एक खुशहाल परिवार था, पति, पत्नी और 2 बच्चे। मैंने ध्यान से देखा और अचानक मेरी नज़र एक लड़के पर जाकर रुक गई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वह लड़का कोई और नहीं, कबीर था। मैंने घबराकर उनकी तरफ देखा। कबीर? उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मतलब वह तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई है। मेरे हाथ से फाइल नीचे गिर गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। मुझे लग रहा था जैसे दुनिया घूम रही हो। जिस इंसान को मैं आज पहली बार मिली थी, जिसकी शादी की खबर कवर करने आई थी, वह मेरा भाई था। लेकिन अगर यह सच था तो फिर रिया कौन थी और ये शादी आखिर हो किस लिए रही थी? उसी समय कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला। कबीर तेजी से अंदर आए। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। बुजुर्ग महिला घबरा गई। इतनी जल्दी? कबीर ने मेरी तरफ देखा। अनन्या, अब तुम्हारे पास सवाल पूछने का समय नहीं है। क्यों? उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। होटल के बाहर कई काली गाड़ियाँ आकर रुक चुकी थीं और उनमें से उतर रहे लोगों के हाथ में हथियार चमक रहे थे। मेरे शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। ये लोग कौन हैं? कबीर ने तुरंत खिड़की का पर्दा बंद कर दिया। वही लोग जिन्होंने 20 साल पहले तुम्हें हमसे छीन लिया था। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एक ऐसी चीज़ है जिसकी उन्हें आज भी तलाश है। मैं हैरानी से उन्हें देखने लगी। मेरे पास?
मेरे पास क्या हो सकता है? कबीर जवाब देने ही वाले थे कि अचानक नीचे से गोली चलने की आवाज़ आई। धड़ाम। कमरे के बाहर अफरा तफरी मच गई। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। कबीर ने मेरा हाथ पकड़ा। चलो। हम पीछे के रास्ते से होटल से बाहर निकलने लगे। सीढ़ियाँ उतरते हुए मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था। अगर मैं सच में इस परिवार का हिस्सा हूँ तो मेरे असली माता पिता कहाँ हैं और मुझे उनसे दूर क्यों किया गया था? हम एक पुराने स्टोर रूम में पहुँचे। वहाँ पहले से एक आदमी हमारा इंतज़ार कर रहा था। उसकी उम्र लगभग 50 साल होगी। कबीर ने कहा, ये राघव अंकल हैं। राघव अंकल ने मुझे देखते ही आंखें भर ली। बिल्कुल अपनी माँ जैसी लगती हो। मैं चुप रही। अब मेरे अंदर सवालों का तूफान था। राघव अंकल ने एक पुराना लकड़ी का बक्सा खोला। उसमें कई दस्तावेज और एक छोटी सी चांदी की चैन रखी थी। चैन देखते ही मेरे सिर में तेज दर्द उठा। कुछ धुंधली तस्वीरें मेरी आंखों के सामने आने लगी। एक बड़ा घर, एक औरत की मुस्कान, एक आदमी मुझे गोद में उठाए हुए और फिर अचानक आग, चीखें, भागते हुए लोग। मैंने सिर पकड़ लिया। आह! कबीर तुरंत मेरे पास आए। क्या हुआ? मुझे कुछ याद आ रहा है। राघव अंकल की आंखों में उम्मीद चमक उठी। शायद तुम्हारी याददाश्त लौट रही है। मैंने चैन हाथ में ली। उसके पीछे कुछ लिखा था, A&K। मैंने कबीर की तरफ देखा। A&K? कबीर मुस्कुराए। अनन्या एंड कबीर। मेरी आंखें फैल गईं। ये चैन हम दोनों के लिए बनवाई गई थी। अचानक मेरी आंखों में आंसू आ गए। पहली बार दिल मानने लगा कि शायद ये लोग सच कह रहे हैं। लेकिन तभी एक और सवाल उठा। अगर मैं तुम्हारी बहन थी तो फिर मुझे अपनाने वाले लोग कौन हैं? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। कबीर और राघव अंकल ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे वे यही सवाल आने से डर रहे थे। कुछ सेकंड बाद राघव अंकल बोले, उन्होंने तुम्हें पाला ज़रूर, लेकिन तुम्हें पाया नहीं था। मतलब? जिस रात तुम्हारा अपहरण हुआ था उसी रात एक सड़क दुर्घटना में तुम्हें एक दंपत्ति मिला। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला। उन्हें कभी सच्चाई का पता ही नहीं चला। मैंने राहत की सांस ली। कम से कम जिन लोगों को मैं माँ पापा कहती थी वे दोषी नहीं थे। लेकिन तभी कबीर का चेहरा गंभीर हो गया। असली समस्या कोई और है। कौन? उन्होंने एक फ़ोटो मेरी तरफ बढ़ाई। फ़ोटो देखते ही मेरा दिल रुक सा गया, क्योंकि तस्वीर में मौजूद आदमी को मैं अच्छी तरह पहचानती थी। वह कोई और नहीं, मेरे ऑफिस का मालिक था। वही इंसान जिसने मुझे इस शादी की खबर कवर करने भेजा था। मैं अविश्वास से उसे देखती रह गई। ये कैसे हो सकता है? कबीर की आवाज़ भारी हो गई। क्योंकि उसी ने तुम्हारे अपहरण की साजिश रची थी। मेरे हाथ कांपने लगे। नहीं, वो तो हमेशा हमारी मदद करते रहते हैं, क्योंकि उसे पता था कि एक दिन तुम उसके काम आओगी। कौन सा काम? कबीर ने गहरी सांस ली। तुम्हारे पिता ने अपनी पूरी संपत्ति और एक बेहद अहम राज सिर्फ तुम्हारे नाम छोड़ा था। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले स्टोर रूम का दरवाज़ा जोर से हिलने लगा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। किसी ने बाहर से दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर दिया था और फिर एक आवाज़ सुनाई दी, अनन्या को हमारे हवाले कर दो, वरना आज यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा। दरवाजे पर लगातार वार हो रहे थे। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल टूट जाएगा। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थी कि मुझे अपनी ही सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कबीर ने तेजी से कमरे का निरीक्षण किया और फिर स्टोर रूम के पीछे बनी एक छोटी सी लोहे की खिड़की की तरफ इशारा किया। यहीं से निकलना होगा। राघव अंकल ने सिर हिलाया। मैं इन्हें रोकता हूँ। नहीं, कबीर ने तुरंत कहा, आप हमारे साथ चलिए। लेकिन राघव अंकल हल्का सा मुस्कुराए। 20 साल पहले मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं बचा पाया था। आज ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। ये सुनकर
मैं सन रह गया। मेरे माता पिता के साथ आखिर हुआ क्या था? राघव अंकल कुछ बोल पाते उससे पहले दरवाजे का एक हिस्सा टूटकर अंदर गिर पड़ा। बाहर खड़े लोगों की परछाइयाँ दिखाई देने लगी। कबीर ने मेरा हाथ पकड़ा। अभी नहीं अनन्या, पहले यहाँ से निकलते हैं। हम दोनों खिड़की से बाहर निकल गए। बाहर होटल के पीछे घना अंधेरा था। दूर दूर तक सिर्फ पेड़ और खाली ज़मीन दिखाई दे रही थी। हम भागते हुए पार्किंग की तरफ बढ़े। तभी पीछे से गोली चलने की आवाज़ आई। एक गोली हमारे बिल्कुल पास ज़मीन में लगी। मैं डरकर रुक गई। कबीर ने मुझे खींच लिया। रुको मत। हम एक काली एसवी तक पहुँचे। कबीर ने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर बैठा दिया। अगले ही पल गाड़ी तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ने लगी। कुछ मिनट तक किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने धीमी आवाज़ में पूछा, क्या मेरे माता पिता जिंदा हैं? कबीर का चेहरा अचानक उतर गया। मेरे दिल में डर बैठ गया। सच बताइए। कबीर ने सड़क पर नज़रें टिकाए रखी। पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। मेरी आंखें भर आई और माँ। कुछ सेकंड तक खामोशी रही। हमें नहीं पता। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। मतलब जिस रात हमला हुआ था उसी रात माँ गायब हो गई थी। उनकी लाश कभी नहीं मिली। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। यानी कहीं ना कहीं मेरी माँ जिंदा भी हो सकती थी। तभी अचानक पीछे से आती तेज हेडलाइट्स ने हमारा ध्यान खींचा। 3 काली गाड़ियाँ हमारा पीछा कर रही थीं। कबीर के चेहरे पर तनाव साफ साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने हमें ढूंढ लिया। अगले ही पल पीछे वाली गाड़ी से गोली चली। हमारी गाड़ी का पिछला शीशा चकनाचूर हो गया। मैं चीख उठी। कबीर ने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। सड़क पर खतरनाक पीछा शुरू हो चुका था। कुछ देर बाद हम शहर से बाहर एक पुराने फार्म हाउस पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही कई लोग बाहर निकल आए। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से हमारा इंतज़ार कर रहे हों। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी तेजी से मेरी तरफ बढ़ा। मुझे देखते ही उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। हे भगवान, बिल्कुल अपनी माँ जैसी। मैं बिल्कुल नहीं पहचानती थी, लेकिन पता नहीं क्यों उनके चेहरे को देखकर एक अजीब अपनापन महसूस हुआ। कबीर ने कहा, ये दादाजी हैं। मेरे कदम वहीं रुक गए। मैं धीरे धीरे उनके पास गई। उन्होंने कांपते हाथों से मेरे सिर पर हाथ रखा। 20 साल बाद मेरी पोती वापस आई है। उनकी आवाज़ सुनकर मेरी भी आंखें भर आईं। लेकिन हमारी यह मुलाकात ज़्यादा देर नहीं चल सकी। तभी फार्म हाउस के अंदर से एक महिला भागती हुई बाहर आई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। मुसीबत हो गई है। सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। महिला ने कांपती आवाज़ में कहा, तिजोरी खुली हुई है और उसमें रखा सारा नक्शा गायब है। दादाजी का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। कबीर ने चौंक कर पूछा, कौन सा नक्शा? महिला ने मेरी तरफ देखा और बोली, वही नक्शा जो अनन्या के पिता ने मरने से पहले सिर्फ उसके लिए छोड़ा था। नक्शे का नाम सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने हैरानी से पूछा, एक नक्शे में ऐसा क्या है जिसके लिए लोग 20 साल से मेरा पीछा कर रहे हैं? दादाजी ने गहरी सांस ली और पास की कुर्सी पर बैठ गए। ऐसा लग रहा था जैसे वह वर्षों से अपने सीने में दबी हुई सच्चाई को बाहर निकालने वाले हों। तुम्हारे पिता सिर्फ एक बड़े उद्योगपति नहीं थे अनन्या। मैं चुपचाप सुनती रही। वह एक ऐसे राज के रक्षक थे जिसकी कीमत अरबों रुपए से भी ज़्यादा थी। मेरे माथे पर बल पड़ गए। कैसा राज? दादाजी ने जवाब देने के बजाय एक पुरानी डायरी मेरी तरफ बढ़ा दी। डायरी के पहले पन्ने पर मेरे पिता की तस्वीर लगी हुई थी। मैंने कांपते हाथों से पन्ना पलटा। वहाँ लिखा था, अगर ये डायरी मेरी बेटी अनन्या के हाथों में है तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मेरी आंखें नम हो गई। मैं पढ़ती गई। डायरी में लिखा था,
कि कई साल पहले मेरे पिता को एक पुरानी हवेली के नीचे छिपे हुए कुछ दस्तावेज मिले थे। उन दस्तावेजों में देश के कई प्रभावशाली लोगों के काले कारनामों के सबूत थे। ऐसे सबूत थे जो कई बड़े लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकते थे। उन्होंने उन सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए एक गुप्त जगह पर छिपा दिया था। उसी जगह तक पहुंचने का रास्ता उस नक्शे में था। तो क्या मेरे पिता की हत्या भी उसी वजह से हुई? मैंने पूछा। दादाजी ने सिर झुका लिया। हाँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। अचानक मुझे लगा जैसे मेरी पूरी जिंदगी किसी ऐसी कहानी का हिस्सा रही हो जिसके बारे में मुझे कभी बताया ही नहीं गया। तभी फार्म हाउस के बाहर जोरदार धमाका हुआ। पूरा घर हिल गया। सभी लोग घबरा गए। एक आदमी दौड़ता हुआ अंदर आया। वे लोग यहाँ पहुँच गए हैं। कबीर तुरंत खड़ा हो गया। इतनी जल्दी? किसी ने हमारी लोकेशन बता दी है। ये सुनते ही सब एक दूसरे को देखने लगे। मतलब यहाँ मौजूद लोगों में से कोई एक गद्दार था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अगर गद्दार हमारे बीच था तो किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। तभी मेरी नज़र उस महिला पर पड़ी जिसने नक्शा गायब होने की खबर दी थी। वह बार बार घबराकर अपना मोबाइल छिपाने की कोशिश कर रही थी। कबीर की नज़र भी उस पर पड़ गई। वह तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। फ़ोन दिखाइए। महिला घबरा गई। क्यों? फ़ोन दिखाइए। कबीर की आवाज़ इस बार सख्त थी। महिला पीछे हटने लगी। तभी उसने अचानक दौड़ लगाने की कोशिश की, लेकिन दो लोगों ने उसे पकड़ लिया। उसका फ़ोन ज़मीन पर गिर गया। फ़ोन की स्क्रीन पर एक मैसेज खुला हुआ था। अनन्या फार्म हाउस में है, जल्दी पहुंचो। पूरा कमरा स्तंभ रह गया। दादाजी की आंखों में अविश्वास था। सविता, तुम? महिला रोने लगी। मुझे मजबूर किया गया था। उन्होंने मेरे बेटे को बंधक बना रखा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बाहर से गोलियों की आवाज़ लगातार करीब आती जा रही थी। फार्म हाउस चारों तरफ से गिर चुका था। तभी दादाजी ने अचानक मेरी तरफ देखा। अनन्या, मेरे साथ आओ। वह मुझे एक गुप्त कमरे में ले गए जो एक किताबों की अलमारी के पीछे था। कमरे के बीचों बीच एक लोहे का बक्सा रखा था। दादाजी ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक पुराना लिफाफा रखा था। ये क्या है? मैंने पूछा। दादाजी की आंखें भर आई। तुम्हारी माँ का आखिरी संदेश। मेरे हाथ कांप गए। माँ का? अगर वह जिंदा है तो ये संदेश तुम्हें उनके पास पहुंचा सकता है, और अगर नहीं है तो तुम्हें पूरी सच्चाई बता देगा। मैंने धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर एक तस्वीर और एक चिट्ठी थी। तस्वीर देखते ही मेरी सांस रुक गई, क्योंकि तस्वीर में मेरी माँ के साथ जो आदमी खड़ा था वह कोई और नहीं बल्कि मेरे ऑफिस का मालिक था। वही आदमी जिसे मैं अपने सबसे बड़ा शुभचिंतक समझती थी। तस्वीर मेरे हाथों से लगभग छूट गई। मेरी आंखें उसी आदमी के चेहरे पर टिक गई। ये कैसे हो सकता है? दादाजी भी तस्वीर देखकर सन रह गए। नहीं, ये तस्वीर मैंने पहले कभी नहीं देखी। मैंने जल्दी से चिट्ठी खोली। वह मेरी माँ की लिखावट में थी। कांपते हाथों से मैंने पढ़ना शुरू किया। अगर ये चिट्ठी मेरी बेटी तक पहुंची है तो इसका मतलब है कि सच अब ज़्यादा दिनों तक छिपा नहीं रहेगा। जिस आदमी पर मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था उसी ने हमारे परिवार को बर्बाद किया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे लिखा था, उसका नाम विक्रम है। वह बाहर से हमारा दोस्त था, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी हर जानकारी दुश्मनों तक पहुंचा रहा था। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। विक्रम, यानी मेरे ऑफिस का मालिक, वही इंसान जिसने मुझे नौकरी दी, मेरी मदद की और हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। चिट्ठी में आगे लिखा था, अगर विक्रम अब भी जिंदा है तो उससे सावधान रहना, वह किसी का सगा नहीं है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों तक मैं उसी इंसान के लिए काम करती रही जिसने मेरा परिवार तबाह कर दिया था। तभी ऊपर से जोर से धमाके की आवाज़ आई।
धड़ाम। गुप्त कमरे की छत तक कांप उठी। कबीर भागते हुए अंदर आया। वे लोग घर के अंदर घुस चुके हैं। दादाजी तुरंत खड़े हो गए। अनन्या को यहाँ से निकालना होगा। तभी मेरी नज़र चिट्ठी के आखिरी हिस्से पर पड़ी। वहाँ एक पता लिखा हुआ था और उसके नीचे सिर्फ 4 शब्द थे, मुझे यहाँ ढूंढना। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। कबीर, मैंने उत्साहित होकर कहा। माँ शायद जिंदा है। कबीर ने चिट्ठी पढ़ी। उनकी आंखों में भी उम्मीद की चमक आ गई। लेकिन अगले ही पल ऊपर से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। हमारे पास भावुक होने का समय नहीं था। दादाजी ने दीवार में छिपा एक गुप्त दरवाज़ा खोला। ये सुरंग जंगल तक जाती है। तुम दोनों अभी निकलो। और आप? मैंने पूछा। दादाजी मुस्कुराए। किसी को तो उन्हें रोकना होगा। नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। दादाजी ने मेरे सिर पर हाथ रखा। 20 साल पहले मैंने तुम्हें खो दिया था, दूसरी बार नहीं खो सकता। कबीर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। चलो अनन्या। भारी मन से मैं सुरंग में उतर गई। कुछ मिनट बाद हम जंगल के दूसरी तरफ निकल आए। रात गहरी हो चुकी थी। दूर फार्म हाउस की दिशा से गलियों और धमाकों की आवाज़ें आ रही थीं। मेरे दिल में डर था कि पता नहीं पीछे क्या हो रहा होगा। तभी अचानक कबीर का फ़ोन बजा। स्क्रीन देखकर उनका चेहरा बदल गया। क्या हुआ? मैंने पूछा। उन्होंने धीरे से फ़ोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। फ़ोन पर एक वीडियो चल रहा था। वीडियो में दादाजी कुर्सी से बंधे हुए थे। उनके आसपास हथियारबंद लोग खड़े थे और उनके सामने मुस्कुराता हुआ खड़ा था विक्रम। उसने कैमरे की तरफ देखकर कहा, अनन्या, अगर अपने दादाजी को जिंदा देखना चाहती हो तो कल शाम 5 बजे पुराने किले में अकेले आना। फिर उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। और हाँ, अपनी माँ से मिलने की उम्मीद भी वहीं पूरी हो जाएगी। वीडियो ख़त्म हो गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। कबीर गुस्से से भर चुके थे। लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात सोच रही थी, क्या सचमुच मेरी माँ जिंदा थी या ये भी विक्रम का एक चाल था। तभी वीडियो के आखिरी फ्रेम पर मेरी नज़र गई। वहाँ पीछे दीवार पर एक तस्वीर टंगी हुई थी। तस्वीर में जो महिला दिखाई दे रही थी, उसे देखते ही मेरी सांस अटक गई, क्योंकि वह महिला बिल्कुल मेरी तरह दिखती थी और उसकी आंखों में वही जन्म का निशान था जो मेरी माँ की पुरानी तस्वीरों में था। तस्वीर देखते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। कबीर, ये देखो। मैंने कांपते हाथों से मोबाइल उनकी तरफ बढ़ाया। कबीर ने तस्वीर को ध्यान से देखा और कुछ सेकंड तक चुप रहे। फिर उनकी आंखें फैल गई। ये माँ हो सकती हैं। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई कि मुझे लगा अभी सीने से बाहर निकल आएगी। 20 साल, पूरे 20 साल बाद पहली बार हमारे पास कोई सबूत था जिससे लगता था कि माँ सचमुच जिंदा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी संभव था कि विक्रम हमें फंसाने के लिए खेल रहा है। पूरी रात हम जंगल में बने एक पुराने सुरक्षित ठिकाने पर रुके। किसी की आंखों में नींद नहीं थी। सुबह होते ही कबीर ने अपने भरोसेमंद लोगों को पुराने किले की जानकारी जुटाने भेज दिया। दोपहर तक जो खबर आई उसने हमें और ज़्यादा बेचैन कर दिया। वह किला पिछले 15 साल से बंद पड़ा था। वहाँ कोई नहीं जाता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से रात के समय वहाँ संदिग्ध गतिविधियाँ देखी जा रही थी। शाम करीब 4 बजे हम किले के पास पहुँचे। विक्रम ने मुझे अकेले आने को कहा था, लेकिन कबीर मुझे अकेले छोड़ने को तैयार नहीं थे। हमने तय किया कि मैं सामने से जाऊंगी और बाकी लोग छिपकर नज़र रखेंगे। जैसे जैसे मैं किले के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पूरा इलाका सुनसान था। हवा की आवाज़ तक डरावनी लग रही थी। तभी किले का भारी दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था। मैंने हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाया। कुछ दूरी पर
एक बड़ा हॉल दिखाई दिया। वहाँ कई लोग खड़े थे। बीच में एक कुर्सी पर दादाजी बंधे हुए थे। उन्हें देखकर मेरी आंखें भर आई। दादाजी, मैं उनकी तरफ दौड़ने लगी, लेकिन तभी किसी ने पीछे से बंदूक मेरी तरफ तान दी। वहीं रुक जाओ, मैं ठिठक गई। सामने विक्रम खड़ा था। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो मुझे हमेशा भरोसा देती थी, लेकिन आज वही मुस्कान सबसे खतरनाक लग रही थी। स्वागत है अनन्या, उसने ताली बजाई। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तुमने मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों किया? विक्रम हंस पड़ा। परिवार? उसने व्यंग्य से कहा। तुम्हारे पिता ने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। झूठ, मैं चिल्लाई। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। विक्रम का चेहरा अचानक कठोर हो गया। उन्होंने मुझे धोखा दिया था। जिस राज पर मेरा हक था उसे अपने पास रख लिया। तभी उसने इशारा किया। 2 आदमी एक महिला को लेकर अंदर आए। उस महिला का चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। विक्रम मुस्कुराया। लो, तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। उसने महिला के चेहरे से कपड़ा हटाया। मेरी सांस रुक गई। मेरी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि सामने खड़ी महिला बिल्कुल मेरी माँ जैसी दिख रही थी। वही आंखें, वही चेहरा, वही जन्म का निशान। माँ, मेरे होठों से बस इतना ही निकला। महिला की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, अनन्या। मैं उनकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। महिला ने बहुत धीरे से अपना सिर नाम में हिलाया, जैसे वह मुझे कोई चेतावनी दे रही हो। मैं रुक गई। तभी मेरी नज़र उनके हाथ पर गई। वहाँ एक छोटा सा टैटू बना हुआ था, लेकिन मेरी माँ की पुरानी तस्वीरों में ऐसा कोई टैटू नहीं था। अचानक मेरे दिमाग में बिजली सी गूंजी। मैंने जोर से कहा, नहीं। पूरा हॉल मेरी तरफ देखने लगा। मैंने विक्रम की आंखों में आंखें डालकर कहा, ये मेरी माँ नहीं है। कुछ सेकंड के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया। फिर विक्रम के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने धीरे धीरे ताली बजाई। वाह अनन्या, तुम उम्मीद से ज़्यादा समझदार निकली। मेरा दिल बैठ गया। यानी सचमुच ये एक जाल था। लेकिन अगर यह मेरी माँ नहीं थी तो असली माँ कहाँ थी? तभी किले के ऊपर वाले हिस्से से अचानक एक महिला की आवाज़ गूंजी, क्योंकि मैं यहाँ हूँ। हम सबने एक साथ ऊपर देखा, और जो चेहरा वहाँ दिखाई दिया उसे देखकर विक्रम तक के चेहरे का रंग उड़ गया। ऊपर बालकनी में खड़ी महिला को देखते ही पूरा हॉल सन रह गया। मेरी आंखें उस चेहरे पर टिक गई। दिल मानने को तैयार नहीं था, लेकिन आंखें झूठ नहीं बोल रही थी। वही चेहरा, वही आंखें, वही जन्म का निशान। मेरी सांसें थम गई। माँ, मेरे मुंह से अनायास निकला। महिला की आंखों में आंसू चमक उठे। उन्होंने मुझे देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। हाँ अनन्या, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये सुनते ही मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। 20 साल से जिस इंसान को मैं खोया हुआ समझती थी, वह मेरे सामने खड़ी थी। लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात विक्रम का चेहरा था। पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था। ये असंभव है, वह चीखा। तुम यहाँ कैसे पहुँची? माँ धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगी। उनके पीछे कुछ और लोग भी थे। तुमने हमेशा दूसरों को कम समझने की गलती की विक्रम। विक्रम की मुट्ठियाँ भींच गईं। मैंने खुद देखा था कि तुम उस रात मर गई थी। माँ ने उसकी बात पूरी की। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। पूरा हॉल खामोश था। अब हर कोई उनकी बात सुनना चाहता था। माँ ने मेरी तरफ देखा। उस रात जब तुम्हारे पिता पर हमला हुआ, तब मुझे भी खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन मैं बच गई। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। फिर आप इतने साल कहाँ थी? माँ की आवाज़ भर्रा गई। मैं तुम्हें ढूंढ रही थी बेटा। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। 20 साल दोनों एक दूसरे को ढूंढते रहे,
तभी विक्रम जोर से हंसा। बहुत भावुक कहानी है, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलेगा। उसने अपनी बंदूक निकाल ली। राज अब भी मेरे हाथ नहीं लगा है। माँ का चेहरा गंभीर हो गया। तुम्हें लगता है कि तुम्हें उस राज का पता नहीं चला? विक्रम चौंका। क्या मतलब? माँ मुस्कुराई। जिस नक्शे के पीछे तुम 20 साल से भाग रहे हो, वह असली नक्शा कभी था ही नहीं। पूरा हॉल स्तंभ रह गया। कबीर भी हैरानी से माँ को देखने लगे। विक्रम की आंखें फैल गईं। झूठ नहीं, माँ ने कहा। तुम्हें गलत रास्ते पर रखने के लिए तुम्हारे सामने नकली सुराग छोड़े गए थे। विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तो असली राज कहाँ है? माँ ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वह राज हमेशा से अनन्या के पास था। मैं सन्न रह गई। मेरे पास? हाँ, माँ ने कहा। जब तुम छोटी थी, तुम्हारे पिता ने सारी जानकारी एक माइक्रोचिप में सेव कर दी थी। लेकिन वह चिप कहाँ है? माँ ने मेरी गर्दन की तरफ इशारा किया। अचानक मुझे बचपन से पहनी हुई वही चांदी की चैन याद आई। मेरी सांस अटक गई। नहीं, माँ ने सिर हिलाया। हाँ, उसी चैन के लॉकेट में। विक्रम की आंखों में लालच चमक उठा। उसने बंदूक सीधी मेरी तरफ तान ली। तो आखिरकार मुझे मेरा जवाब मिल गया। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। सभी हथियार लेकर हमारी तरफ बढ़ने लगे। माहौल बेहद खतरनाक हो चुका था। तभी अचानक किले के बाहर से सायरन की आवाज गूंज उठी। विक्रम चौंक गया। अगले ही पल चारों तरफ पुलिस की आवाजें सुनाई देने लगी। कोई भागने की कोशिश मत करना। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। माँ मुस्कुराई। तुम सोचते थे कि मैं बिना तैयारी के यहाँ आऊंगी? तभी पुलिस की एक टीम किले के अंदर घुस आई। कुछ ही मिनटों में विक्रम के अधिकांश आदमी पकड़ लिए गए। लेकिन उसी अफरा तफरी में विक्रम अचानक मेरी तरफ लपका। उसने मेरे गले से चैन झपट ली और पीछे के रास्ते की तरफ भाग गया। विक्रम, कबीर चिल्लाए, लेकिन तब तक वह अंधेरे गलियारे में गायब हो चुका था। मैं घबराकर वहीं खड़ी रह गई। 20 साल का राज और मेरे पिता की आखिरी निशानी अब फिर से उसी इंसान के हाथ में थी जिसने हमारी जिंदगी तबाह कर दी थी। विक्रम के भागते ही कबीर उसके पीछे दौड़ पड़े। मैं भी रुक नहीं पाई। इतने सालों का सच सामने आने के बाद मैं उसे दोबारा खोना नहीं चाहती थी। माँ और पुलिस भी हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। किले के अंदर कई पुराने गलियारे और गुप्त रास्ते थे। विक्रम उन्हें अच्छी तरह जानता था। यही वजह थी कि वह बार बार हमारी नज़रों से ओझल हो जा रहा था। कुछ मिनट बाद हम किले के सबसे पुराने हिस्से में पहुंच गए। वहां एक टूटा हुआ पुल था जिसके नीचे गहरी खाई थी। विक्रम पुल के दूसरी तरफ खड़ा था। उसके हाथ में मेरी चैन थी और चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान। यहीं रुक जाओ, उसने चिल्लाकर कहा। कबीर ने गुस्से से कहा, भागने का कोई फायदा नहीं है विक्रम। पूरा किला पुलिस से घिर चुका है। विक्रम हंस पड़ा। मुझे भागना नहीं है, मुझे सिर्फ ये जानना है कि उस चिप में क्या है। उसने चैन को गौर से देखा, फिर अचानक एक छोटे चाकू से लॉकेट खोल दिया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। लॉकेट के अंदर सचमुच एक बेहद छोटी माइक्रोचिप छिपी हुई थी। विक्रम की आंखों में जीत की चमक आ गई। आखिरकार, उसने कहा। लेकिन तभी माँ आगे बढ़ी। तुम बहुत देर कर चुके हो। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। मतलब? माँ मुस्कुराई। तुम्हें लगता है कि तुम्हें जो चाहिए था वही इस चिप में है? विक्रम कुछ समझ नहीं पाया। क्या कहना चाहती हो? माँ ने जवाब दिया। उस चिप का पासकोड सिर्फ अनन्या जान सकती है। मैं चौंक गई। मैं? माँ ने सिर हिलाया। जब तुम बहुत छोटी थी, तुम्हारे पिता ने एक खास कविता तुम्हें याद करवाई थी। वही पासकोड की कुंजी है। अचानक मेरे दिमाग में बचपन की एक धुंधली याद चमकी। एक आदमी मुझे गोद में बैठाकर कुछ पंक्तियाँ सिखा रहा था। मैंने आंखें बंद की। शब्द धीरे धीरे याद आने लगे।
तभी विक्रम बेचैन हो गया। बस उसने बंदूक निकाल ली। अब बहुत हो गया। उसने बंदूक मेरी तरफ तान दी, लेकिन इससे पहले कि वह ट्रिगर दबाता, कबीर बिजली की तरह उसकी तरफ झपटे। दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। बंदूक नीचे गिर गई। विक्रम और कबीर पुल के किनारे तक पहुंच गए। मैं चीख उठी। अगले ही पल पुल का पुराना हिस्सा टूट गया। विक्रम का संतुलन बिगड़ गया। उसने गिरते गिरते कबीर का हाथ पकड़ लिया। अब दोनों खाई के ऊपर लटक रहे थे। मैं दौड़कर वहां पहुंची। कबीर एक हाथ से पुल पकड़े हुए थे और दूसरे हाथ से विक्रम को। विक्रम की आंखों में पहली बार डर था। मुझे बचा लो, वह चिल्लाया। कबीर ने उसकी तरफ देखा। इतने सालों की नफरत, दर्द और गुस्सा उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसका हाथ नहीं छोड़ा। तभी विक्रम ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने जेब से चिप निकाल ली। अगर मैं नहीं बचा तो ये राज भी नहीं बचेगा। और अगले ही पल उसने चिप को खाई में फेंक दिया। नहीं, मैं चीख पड़ी। चिप अंधेरे में कहीं गायब हो गई। उसी क्षण विक्रम का हाथ फिसल गया। गिरते समय उसके चेहरे पर पहली बार पछतावा दिखाई दे रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह खाई में गिरता चला गया। उसकी चीख कुछ सेकंड तक सुनाई दी, फिर शब्द शांत हो गया। कई मिनट तक कोई कुछ नहीं बोला। 20 साल पुरानी दुश्मनी का अंत हो चुका था। पुलिस ने पूरे इलाके की तलाशी ली, लेकिन विक्रम का कोई पता नहीं चला। उसे मृत मान लिया गया। कुछ दिन बाद हमारी जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। मैं, माँ और कबीर पहली बार एक परिवार की तरह साथ बैठे। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। वह चिप खो चुकी थी। उसमें छिपा राज भी शायद हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। तभी माँ मुस्कुराई। शायद ये सबसे अच्छा हुआ। मैंने पूछा, क्यों? माँ ने कहा, क्योंकि उस राज ने हमारे परिवार से 20 साल छीन लिए। अब हमें किसी खजाने या रहस्य की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपना परिवार वापस चाहिए। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। पहली बार मुझे लगा कि शायद कुछ चीज़ें पैसे और ताकत से कई ज़्यादा कीमती होती हैं। विक्रम की मौत के बाद जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी। पुलिस ने कई दिनों की तलाश के बाद खाई से माइक्रोचिप भी बरामद कर ली थी। उसमें मौजूद सबूतों की मदद से कई बड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था और वर्षों पुराने मामलों का सच दुनिया के सामने आ गया। लेकिन मेरे दिल में अब भी एक सवाल बाकी था। अगर चिप का रहस्य अब सामने आ चुका था, तो क्या मेरे पिता की आखिरी विरासत भी खत्म हो चुकी थी? एक शाम हम सब पुराने घर के बगीचे में बैठे थे। माँ, कबीर, दादाजी और मैं। हाँ, दादाजी भी सुरक्षित थे। पुलिस के पहुंचने से पहले ही उन्हें बचा लिया गया था। कई दिनों बाद पहली बार घर में सुकून था। तभी माँ एक पुराना डिब्बा लेकर आई। उन्होंने वह डिब्बा मेरे सामने रख दिया। ये तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी है। मैंने धीरे धीरे डिब्बा खोला। अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें, एक घड़ी और एक पत्र रखा हुआ था। पत्र के ऊपर लिखा था, मेरी प्यारी बेटी अनन्या के लिए। मेरी आंखें नम हो गई। मैंने पत्र खोलकर पढ़ना शुरू किया। अगर तुम यह पत्र पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि तुमने बहुत मुश्किल रास्ता तय किया है। शायद तुमने मुझे खो दिया होगा, शायद अपने परिवार को भी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका परिवार होता है, कोई खजाना नहीं। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं जानता हूँ कि लोग उस राज के पीछे पड़ जाएंगे जिसे मैंने छिपाया है। इसलिए मैंने असली राज किसी चिप, नक्शे या तिजोरी में नहीं रखा। मैंने उसे अपने बच्चों की परवरिश और संस्कारों में छिपाया है। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। अगर एक दिन तुम और कबीर फिर से मिल गए तो समझ लेना कि मेरी सबसे बड़ी विरासत सुरक्षित है। पत्र यहीं ख़त्म नहीं हुआ था। आखिरी पंक्ति पढ़कर
कमरे में मौजूद सभी लोगों की आंखें भर आईं। जिस दिन मेरा परिवार फिर से एक हो जाएगा, उसी दिन मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल कर लूँगा। मैं पत्र सीने से लगाकर रो पड़ी। 20 साल का दर्द, अकेलापन और इंतज़ार जैसे एक ही पल में बाहर निकल गया। कबीर मेरे पास आकर बैठ गए। अब सब खत्म हो गया। मैंने उनकी तरफ देखा। नहीं, वह मुस्कुराए। मतलब? मैंने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए कहा, अब सब शुरू हुआ है। समय बीतता गया। मैंने अपनी पत्रकारिता जारी रखी, लेकिन अब मेरा मकसद सिर्फ खबरें लिखना नहीं था। मैं उन लोगों की मदद करना चाहती थी जो अपने परिवार से बिछड़ गए थे। कबीर ने अपने पिता का बिजनेस संभाल लिया। माँ ने वर्षों बाद फिर से सामान्य जिंदगी जीना शुरू किया और दादाजी हर सुबह हमें एक साथ देखकर मुस्कुरा देते। एक दिन मैं पुराने घर की छत पर खड़ी सूर्यास्त देख रही थी। हवा में वही सुकून था जिसकी तलाश मुझे सालों से थी। तभी माँ मेरे पास आई। क्या सोच रही हो? मैं मुस्कुराई। बस यही कि अगर उस दिन मैं उस शादी की खबर कवर करने नहीं जाती, माँ ने मेरी बात पूरी की, तो शायद हम कभी नहीं मिल पाते। हम दोनों हंस पड़े। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था, लेकिन मेरी जिंदगी में पहली बार अंधेरा नहीं बल्कि एक नई सुबह आने वाली थी। क्योंकि मैंने सिर्फ अपना परिवार नहीं पाया था, मैंने खुद को भी वापस पा लिया था। और रिया भी अब सुरक्षित थी। पुलिस जांच में सामने आया कि उसे एक मोहल्ले की तरह इस्तेमाल किया गया था। बाद में वह अपने परिवार के साथ नई जिंदगी शुरू करने में सफल रही। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी ज़िंदगी हमें जिन रास्तों पर ज़बरदस्ती ले जाती है, वही रास्ते हमें हमारी सबसे बड़ी खुशियों तक पहुंचाते हैं। पैसा, राज और ताकत अस्थायी हैं, लेकिन परिवार, भरोसा और रिश्ते सबसे बड़ी दौलत होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। जब तक के लिए बाय।